गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। आज का हमारा टॉपिक है राय तथा नायक। 2.3 है ये। तो सभी बच्चे अपनी बुक लेके बैठेंगे और साथ साथ इस चैप्टर के जो मैं मेन पॉइंट्स बताऊंगी उसको उसी के हिसाब से नोट भी करेंगे। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख थे जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे। देखिए, ये आपको राय के बारे में बताया। राय तो आपको पता है कौन थे? विजयनगर के जो शासक होते थे वो अपने को राय कहते थे। अब आपको बताया जा रहा है नायक के बारे में। नायक कौन होते थे इसके बारे में नोट लिखने के लिए आ जाता है कई बार, और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है नायक। और अगला वो आ जाएगा अमर नायक। आपको इन दोनों में अंतर भी पता होना चाहिए कि इनमें क्या अंतर था, और इसके ऊपर आपने पॉइंट वाइज नोट भी लिखना है। तो हम इसको पढ़ते हैं और साथ साथ इसके पॉइंट भी आप नोट करेंगे कि नायक कौन थे। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे और जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। तो आपका पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे। मतलब पहला पॉइंट है कि जो नायक थे वो सेना प्रमुख थे। अगला पॉइंट हो जाएगा वो किलों पे नियंत्रण रखते थे और उनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। तीसरा पॉइंट, ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे, घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। अगला पॉइंट आ जाएगा, इन प्रमुखों को नायक कहते थे और ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ बोलते थे। अगला पॉइंट क्या हो गया कि नायक अधिकतर तेलुगु या कन्नड़ बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण किया, पर ये अक्सर विद्रोह कर देते थे और इन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही वश में किया जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आ गया कि जो थे नायक, इन्होंने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के सामने समर्पण किया था, लेकिन अक्सर ये विद्रोह कर देते थे और इन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही वश में किया जाता था। तो आपको ये समझ आई क्या होगा कि ये सेना प्रमुख होते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, इनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। सशस्त्र मतलब जिनके पास अस्त्र शस्त्र होते थे। ठीक है, और किस लिए घूमते थे? ये उपजाऊ भूमि की तलाश में घूमते थे। और इनके साथ कौन जाते थे? किसान भी जाते थे। और कौन सी भाषा बोलते थे ये? कन्नड़ या तेलुगु बोलते थे। और ये जो था विजयनगर शासकों के सामने जो है आत्मसमर्पण करते थे, उनका सम्मान करते थे, लेकिन कई बार ये विद्रोह भी कर देते थे। और जब ये विद्रोह कर देते थे तो इनको कैसे वश में किया जाता था? सैनिक कार्रवाई करके। अब आ जाइए अमर नायक। अब अमर नायक पे भी पूछा जाता है अमर नायक कौन थे, या उनके ऊपर नोट लिखो। तो जो भी पूछा जाएगा अमर नायक के बारे में आपने अब पढ़ना है और पॉइंट वाइज इसको आपने नोट करना है। सभी बच्चे अपनी बुक में साथ साथ चाहे तो निशान लगा लीजिए। ये अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से लिए गए थे। दिल्ली सल्तनत की कौन सी प्रणाली से लिए गए थे? इस जो अमर नायक प्रणाली थी, इक्ता प्रणाली से। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, इक्ता प्रणाली। ठीक है, कहाँ से आई थी अमर नायक प्रणाली? इक्ता प्रणाली से इसके कई तत्व लिए गए थे, दिल्ली सल्तनत की जो इक्ता प्रणाली थी। अब अमर नायक कौन थे? देखिए, अमर नायक सैनिक कमांडर थे, पहला पॉइंट, जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वह किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। देखो, जो नायक थे वो कोई कर नहीं लेते थे, जबकि अमर नायक क्या कर रहे हैं? ये लोगों से कर ले रहे हैं। और इनको जो क्षेत्र दिया है शासन के लिए वो किसने दिया है? राजा ने दिया है, जो राय थे उन्होंने दिया है। वह राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़े हाथी के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। ये अगला पॉइंट हो गया कि जो उनको राजस्व मिलता था कुछ तो अपने लिए रखते थे, उनके पास घोड़े हाथी सैनिक सब होते थे, उनके रखरखाव के लिए पैसा चाहिए था तो वो रख लेते थे। ये दल विजयनगर शासकों को एक
प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे। जो इनकी सैनिक शक्ति थी वो किसको दे देते थे? जो राजा था, जब भी ज़रूरत पड़ती थी वो उसकी सहायता करते थे। और इसके अलावा राजस्व का कुछ भाग मंदिरों और सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए भी खर्च किया जाता था। जो इनको राजस्व मिलता था, अभी मैंने बताया, कुछ वो अपने लिए रखते थे, कुछ हाथी, घोड़े, सैनिक, इन सब के लिए यूज़ करते थे, कुछ जो था वो मंदिर और सिंचाई में भी लगाते थे। और इसके अलावा अमरनायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राज के दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। ठीक है, तो साल में एक बार क्या होता था, अमरनायक राजा के पास जाते थे, उसे भेंट देते थे और वो अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करते थे। कभी कभी उन्हें एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर नियंत्रण दर्शाता था। राजा क्या करता था, ताकि लगता रहे कि हाँ असली राजा वही है और उसका उन पर नियंत्रण है, वो उनको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर देता था, ट्रांसफ़र कर देता था। पर 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। इस कारण केंद्रीय राजकीय ढांचे का विघटन तेजी से होने लगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, नायक जो थे, कई जो अमर नायक थे, इन्होंने अपने ही राज्य स्थापित कर लिए थे, तो इसीलिए शक्ति जो है वो बट गई थी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम विजयनगर राजधानी तथा उसके परिप्रदेश। देखिए, अब ये नीचे ना एक मैप आ रहा है, उसमें आपने 3 चीज़ें मेनली देखनी है, जिनको हम बाद में भी पढ़ेंगे। अब हम उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर की ओर रुख करते हैं। अधिकांश राजधानियों की तरह यह भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली से अभिलक्षित था। देखो, इसमें तुंगभद्रा नदी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, विजयनगर के ऊपर ये तुंगभद्रा नदी है, ये हम्पी जगह आप देख रहे हैं, और यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है पवित्र केंद्र। ठीक है, आप इसको सर्कल कर लीजिए। नीचे यहाँ दिख रहा है शाही केंद्र, इसको भी आप सर्कल में कर लीजिए। केंद्रीय भाग, इसको भी आप सर्कल में कर लीजिए। आपको पता है नक्शे में ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और आपके उल्टे हाथ की तरफ क्या है, पश्चिम है, और सीधे हाथ की तरफ पूर्व है। तो आपका पवित्र केंद्र कहाँ गया, ऊपर ये पश्चिम की तरफ आ गया। शाही केंद्र कहाँ गया, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की तरफ आ गया है। केंद्रीय भाग जो है पूर्व की तरफ हो गया है। अच्छा, ये साइड में जो है आपका ब्लू कलर में जो लिखा है, शहर के विषय में खोज, विजयनगर के राजाओं तथा उसके नायकों के बड़ी संख्या में अभिलेख मिले। ठीक है, जो राजा और वहाँ के नायक थे, उन्होंने कुछ लिखा था, वो सब मिला है, जिसमें मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख और महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। कई यात्रियों ने शहर की यात्रा की और इसके बारे में लिखा। इनमें सबसे उल्लेखनीय वृतांत निकोलो दी कांती नामक इतावली व्यापारी, अब्दुल रज़ाक नामक फारस के राजा का दूत, अफानासी निकितिन नामक रूस का एक व्यापारी, जिन सभी ने 15वीं शताब्दी में शहर की यात्रा की थी, और दुराते बरबोसा, डोमिंगो पेस तथा पुर्तगाल का फर्नावो नूनीज, जो सभी 16वीं शताब्दी में आए थे। तो देखो, कुछ यात्री जो थे 15वीं शताब्दी में आए हैं, जिनके नाम पहले दे रखे हैं, और ये जो बाद वाले नाम के 16वीं शताब्दी में आए थे। इन सभी ने यहाँ के बारे में लिखा है, जिससे कि हमें उस काल के बारे में पता चलता है। अब आ जाइए, ये स्रोत 3 आ गया आपका, विशाल फैला हुआ शहर। यह डोमिंगो पेस द्वारा लिखे गए विजयनगर शहर के वर्णन से लिया गया है। इस शहर का परिमाप मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता, पर मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहाँ से इसका एक बड़ा भाग देख पाया। मैं इसे पूरी तरह नहीं देख पाया, क्योंकि यह कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। वहाँ से मैंने जो देखा वह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ और देखने में अत्यंत सुंदर। इसमें पेड़ों के कई उपवन हैं, आवासों के बगीचों में तथा पानी की कई नालियाँ जो इसमें आती हैं, तथा कई स्थानों पर झीलें हैं,
तथा राजा के महल के समीप ही खजूर के पेड़ों का बगीचा और अन्य फल प्रदान करने वाले वृक्ष थे। ठीक है, वो एक पहाड़ के ऊपर से देख रहा था, पूरा उसको नहीं दिख रहा था, इतना बड़ा था ये वाला जो विजयनगर साम्राज्य था। थोड़ा जो उसको दिख रहा था उससे ऐसा लगा जैसे कि रोम जितना ये विशाल है। उसने इसको बताया कि कैसे यहाँ पे बगीचे थे, आवास थे, पानी की नालियाँ थी, झीलें थी, राजा के महल के समीप खजूर के पेड़ थे, बगीचे थे। अच्छा, अगला हमारा टॉपिक आ जाता है जल संपदा। ये हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।